हेलो बच्चों। मैं प्रदीप कुमार माँ शारदे पाउटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम नीट एग्जाम के लिए, सीयूटी के लिए, जेट के लिए हम क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज में हम जो पुरानी वाली हमारी जो बुक है, जो एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी का पुराना जो सिलेबस है, उसका जो पहला लेसन है पादभूमि जनन, जिसमें सामान्य जनन की बातें हैं, लैंगिक लैंगिक जनन की सामान्य जो जानकारी दी, जिससे संबंधित जो प्रश्न थे, जो सवाल थे, उनको हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया है, जो हमने यूट्यूब चैनल पे अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दी गई है। तीनों क्लासेज अवेलेबल है, आप उनको जाके एक बार देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो पुराना वाला जो सिलेबस है, जो जेट में, सीयूटी और नीट तीनों के अंदर इसको पूछा जाता है। हाल फिलहाल एनसीईआरटी की जो बुक चल रही है बायोलॉजी की, उसका ये पहला लेसन है। लेकिन पुराने सिलेबस की बात की जाए तो पुराने सिलेबस में जो बुक का पहला लेसन है वो हम पढ़ चुके हैं। ये जो आज हम शुरू कर रहे हैं, ये नई वाली बुक का पहला पहला लेसन है, लेकिन पुरानी वाली बुक का दूसरा लेसन चलता है, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित इसके अंदर दिया गया। अब आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन, तो आवर्त बीजी पादपों को हम बेसिकली पुष्पी पादप भी कहते हैं। आवर्त बीजी पादप वो पादप है जिनमें फलों का निर्माण होता है। तो पुष्पी जो पादप हैं, जिनको हम पुष्पीय पादप भी कहते हैं, तो इन पादपों के अंदर लैंगिक जनन की बात करने वाले। अब आवर्त बीजी पादपों को जिनको पुष्पी पादप कहा जाता है, तो फिर इनमें हम जो जनन की जो प्रमुख संरचना है, जो जनन अवस्था के दौरान पैदा होती है, हमने पीछे पढ़ा भी था कि पादपों में पुष्पन जो होता है, पुष्पन की जो क्रिया होती है, पुष्प जो निर्माण होता है, वो कौन सी अवस्था में होता है। हमने पीछे पढ़ा भी था कि पादपों में जनन प्रावस्था के दौरान पुष्पों का निर्माण होता है। तो यानी कि अब हम जो पढ़े लैंगिक जनन पढ़े आवर्त बीजी पादपों में, पुष्पीय पादपों में, इनकी जो सबसे पहली जो संरचना शुरू होती है वो पुष्प होता है। पुष्प के अंदर जननांग पाई जाते हैं, पुंकेसर है, स्त्री केसर है। फिर पुंकेसर स्त्री केसर में हम लघु बीजाणु दीर्घ बीजाणु पढ़ दें, दोनों का अंकुरण पढ़ दें। दोनों के अंकुरण से हम नर और मादा युग्मक उद्भिद बनाते हैं। फिर नर और मादा युग्मक उद्भिद में नर और मादा युग्मक की बात करते हैं, निषेचन की बात करते हैं। निषेचन से युग्मनज बना रहे, भ्रूण बनाएंगे। और जब भ्रूण का परिपक्वन हो जाएगा तो उसके बाद में हम बीजांड से बीज बना लेंगे, अंडाशय से फल बना लेंगे। इस चीज इन सारी सामान्य बातों की चर्चा हम पहले वाली जो क्लास है, जो फर्स्ट जो क्लास हमने डाली थी, जो पहले की जो क्लासें हैं, उनमें हमने इस बात को डिस्कस किया था। तो आज हम आवर्त बीजी पादपों के अंदर जो पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, उस लैंगिक जनन की प्रक्रिया से संबंधित आज की क्लास में हम एमसीक्यूज देखेंगे, जो हमारी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, या आने वाले एग्जाम में ये हमारे लिए काम के होंगे। तो शुरू कर दें। मैंने कहा कि लेसन नंबर 2, ये पुरानी वाली बुक का लेसन नंबर 2 है, लेकिन हाल फिलहाल जो एनसीईआरटी जो चल रही है, अभी जो बायोलॉजी की बुक है, ये उसमें पहला पहला लेसन है जो आप अभी इस समय पढ़ रहे हैं। तो हम इस पहले लेसन की बात करें फिलहाल एनसीईआरटी की, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है उसका दूसरा लेसन चल रही है। बात करते हैं इसमें। हम ये चल ही रहे हैं कि एमसीक्यू सीरीज चल रही है सीयूटी नीट के लिए। और ये जो लेसन है, फिर इस लेसन की बात की जाए तो ये वाला लेसन है इन्हीं में नहीं, ये लेसन जेट के एग्जाम में भी आने वाला हमारे। ये जो लेसन है ये किस में आने वाला है, ये जेट के सिलेबस में भी डाला गया है। जो हमारे पास में जो जेट एग्जाम होता है एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, उस जेट के एग्जाम में भी इसको डाला गया है। ये वहां भी काम आएगा। तो मीन सीयूटी है, नीट है और जेट है, इन तीनों में ये लेसन है, ये काम आएगा। तो बात करते हैं इसकी आगे। हम आज की सीरीज में, इस क्वेश्चन सीरीज में हम जो देखने वाले हैं, जो सवाल हमारे पास बेसिकली बनने वाले हैं, वो सवाल इन टॉपिक से रहेंगे। उसकी संरचना से, पुंकेसर की संरचना से, उसके बाद में लघु बीजाणुधानी है इसकी संरचना से, इसके बाद में पोलन ग्रेन यानी कि परागकण जो है इसकी संरचना से संबंधित सवाल होंगे। और इसके अंकुरण से बनने वाले नर युग्मक उद्भिद है, इसकी संरचना से संबंधित सवाल होंगे। हम पढ़ेंगे कि पुष्प जो है, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन सी संरचना है, उसमें पुंकेसर की बात करेंगे, केवल नर जनन अंग है उसकी बात करेंगे। क्योंकि हम जब पुष्प की बात करें तो पुष्प में दो जनन अंग पढ़ दें, एक लैंगिक जनन पढ़ दें, एक नर जनन अंग, दूसरा मादा। नर में हम स्टामेन पढ़ते तो मादा के अंदर हम पिस्टिल पढ़ दें, यानी कि स्त्री केसर पढ़ दें। तो हम यहाँ केवल पहला भाग लेके चल रहे हैं, तो जिसमें हमारे पास पुष्प है, पुष्प का एक भाग पढ़ेंगे पुंकेसर, उसके साथ में लघु बीजाणुधानी, उसके बाद में है परागकण, और उसके बाद में उसके अंकुरण से बनने वाले नर युग्मक उद्भिद की हम बात करने वाले। तो यानी कि ये जो बेसिकली टॉपिक है, इन टॉपिक से ये वाला जो पार्ट है, जो लेसन का ये जो टॉपिक है, इनसे संबंधित हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो इन टॉपिक से रहेंगे। तो हमारा थोड़ा फोकस रहे कि हम जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं, या हम जो क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली इन्हीं से आने वाले हैं। देखते हैं कि करके ना। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि पुष्पीय आद्यक में कौन से परिवर्तन होने पर इसके विभेदन विकास से पुष्प का निर्माण होता है।
हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये एक सवाल दे के जाता है। पहला प्रश्न ये कहता है कि पुष्पीय आदक में कौन से परिवर्तन होने से इसके विभेदन विकास से, इसके विभेदन विकास से पुष्प का निर्माण होता है। तो पहली बात तो ये कि पुष्प का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, पुष्पीय आद्यक से है, फ्लोरल प्रीमोडियम से होता है। तो पुष्पीय आद्यक पुष्प का निर्माण करता है। लेकिन पुष्पीय आद्यक से जब पुष्प का निर्माण होता है तो पुष्पीय आद्यक में दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसमें परिवर्तन होने पर विभेदन होगा और साथ में विकास देखने को मिलता है। और विभेदन और विकास की प्रक्रिया के दौरान इस पुष्पीय आद्यक में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये कौन कौन से परिवर्तन हैं, तो इनसे संबंधित पूछा गया कि कौन कौन से परिवर्तन होंगे जिसके कारण विभेदन और विकास होगा और जिससे पुष्प का निर्माण होगा। तो देखते हैं, पहला हमारे पास में संरचनात्मक परिवर्तन, दूसरा हार्मोनल परिवर्तन, फिर तीसरा ए और बे दोनों, और चौथा उपापचय परिवर्तन। इसकी बात की जाए तो हमें एनसीईआरटी में सीधा का सीधा सीधी लाइन दी गई है, और सीधी लाइन क्या देता है, वो ये है कि पुष्पीय आद्यक से जब भी पुष्प का निर्माण होगा तो पुष्पीय आद्यक में जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक होते हैं संरचनात्मक परिवर्तन और दूसरे होते हैं हार्मोनल परिवर्तन। यानी कि पुष्पीय आद्यक में हार्मोन से इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है, और हार्मोन में परिवर्तन होने की वजह से पुष्पीय आद्यक में संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। और जब हार्मोन में परिवर्तन तो संरचना में परिवर्तन, जब संरचना में परिवर्तन होता है तो पुष्पीय आद्यक फिर पुष्प का निर्माण कर देता है, क्योंकि हार्मोन विभेदन और विकास की प्रक्रिया को प्रमोट करते हैं जिससे संरचनाएं परिवर्तित होती हैं, और संरचनाओं की परिवर्तित होने से पुष्पीय आद्यक किसका निर्माण कर लेगा, पुष्प का निर्माण कर लेगा। तो इस आधार पर कहें ये दो ही लिखे गए हैं, सीधा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो फिर संरचनात्मक और हार्मोनल जो परिवर्तन है ये दोनों देखने को मिलेंगे, तो इसका जवाब हमारे पास हो जाएगा एवेबे दोनों प्रकार के। देख लेते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं पुष्प किसका रूपांतरण है। पूछा गया कि पुष्प किसका रूपांतरण है। अब पुष्प की संरचना को अगर देखा जाए, पुष्प जो है अगर इसका विकास देखा जाए, इसकी संरचना की बात की जाए, तो पुष्प रूपांतरण किसका होता है। तो हम सबसे पहले तो ये देखें, पुष्प जो होता है वो पादप के कौन से भाग में पाया जाता है, वो वायवीय भाग में पाया जाता है। पहली बात, पुष्प का निर्माण जो होता है पादप के वायवीय भाग में होता है। मीन इसका निर्माण किसी तने पर होगा या फिर किस पे होता है, किसी शाखा के ऊपर देखने को मिलेगा। और जिस शाखा के ऊपर इसका निर्माण होता है बेसिकली उस शाखा को हम पुष्पीय शाखा कहते हैं। शाखा को क्या कहते हैं हम, पुष्पीय शाखा कहते हैं, फ्लोरल ब्रांच कहते हैं। और पुष्पीय शाखा पर जब पुष्प लगे होते हैं कि लगते ही क्रम बनाते हैं, तो हमने पढ़ा है कि पुष्पों के लगने का जो क्रम है वो पुष्प क्रम कहलाता है। और पुष्पीय शाखा को हम पुष्पीय अक्ष भी कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो पुष्प का निर्माण जो है, पुष्प की जो संरचना जो बनती है वो पादप के वायवीय भाग में तने या शाखा पर बनेगी। वो जो शाखा होगी पुष्पीय शाखा पुष्प अक्ष कहलाती है, और उस पर पुष्पों के लगने का जो क्रम है वो पुष्पक्रम कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि पादप के जो वायवीय भाग जो होते हैं ये किसका निर्माण करके देते हैं, पादप के वायवीय भाग पादप के प्रहरोतंत्र का निर्माण करते हैं। का निर्माण करते हैं प्रहरोतंत्र का। और प्रहरोतंत्र में कौन कौन होगा, प्रहरोतंत्र में शाखा भी पाई जाएगी और शाखा के साथ में पत्ती भी पाई जाती है। और अगर शाखा है तो सीधी सी बात है इसमें पार्श्वसंधि भी पाई जाएंगी। शाखा अपने आप में तने का भाग है, यानी कि तने के ब्रांच है, और तने के अंदर पर्वसंधि पाई जाती, तने पे पत्तियां होती। तो सेम वे शाखा के ऊपर भी तने और शाखा के ऊपर पत्ती और पर्वसंधि पाई जाती। तो हम कह सकते हैं कि जिस पुष्पीय शाखा को हम कह रहे हैं तो इस पुष्पीय शाखा में भी तो दो चीजें पाई जाएंगी, एक पत्ती और दूसरा पर्वसंधि। और पर्व संधियों के साथ साथ इसमें पाई जाएंगे पारो पारो पर्व संधि और पत्तियां, ये तीनों अगर किसी तने पर पाई जाती, किसी शाखा में पाई जाती है, तो सीधी सी बात है ये तीनों संरचनाएं पुष्पीय शाखा में भी देखने को मिलती है। और पुष्पीय शाखा का जब यानी कि पुष्पीय शाखा में देखने को मिलती है तो हम कह सकते हैं इसके ऊपर जब पुष्प का निर्माण होगा, जिस भाग से निर्माण होगा तो वो अपने आप में प्रहरोतंत्र होगा। और प्रहरोतंत्र का निर्माण जब इन तीनों से मिलकर होता है तो सीधी सी बात है कि पुष्प की संरचना के निर्माण में पारुसंधि पारुसंधि और पत्ती तीनों भाग लेते हैं। और इन तीनों के रूपांतरण से किसका निर्माण होता है, पुष्प का रूपांतरण, पुष्प का निर्माण होता है। पारुसंधि और पत्तियां, पत्ती समान संरचनाएं, ये जब तीनों मिलकर के जब रूपांतरण करती है, अपनी संरचना में परिवर्तन करती है, विशेष प्रकार की संरचना बनाकर देती है, तो विशिष्ट प्रकार की संरचना हमारे पास क्या निकल के आती है, पुष्प। तो फिर हम कह सकते हैं कि पुष्प किसका रूपांतरण है, पुष्प मूल का रूपांतरण नहीं है क्योंकि ये वायवीय भाग में पाया जाता है। दूसरा पर्ण का रूपांतरण, मैंने कहा कि पत्ती का रूपांतरण होता है लेकिन पत्ती के साथ में पर्वसंधि और पर्व का रूपांतरण भी होता है। फिर शाखा का रूपांतरण, ये बात भी सही है, इसमें पर्व और पर्व संधि अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों किस में पाई जाती हैं, शाखा में ही पाई जाती है, ये दोनों भी शामिल होंगी। लेकिन
एक अकेले पत्ते का रूपांतरण नहीं है, एक अकेले परो का रूपांतरण नहीं है, एक अकेले परो संधि का रूपांतरण नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एक अकेले शाखा का निर्माण का रूपांतरण नहीं है। मतलब कि पुष्प जो है वो शाखा और पत्ती दोनों का रूपांतरण है। और जब शाखा और पत्ती दोनों की बात की जाएगी तो दोनों मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, पैरों का निर्माण करते हैं। फिर इसका आंसर जो होगा ना, वो आंसर होगा पैरों का। और हम कहते भी तो हैं, पुष्प का जब परिभाषा पूछी जाती है, जब कभी पूछा जाए ना कि पुष्प क्या है, इसकी परिभाषा पूछी जाए कि पुष्प क्या है, तो इसका एक ही जवाब देना होता है कि पुष्प एक रूपांतरित प्रेरो, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि इसे मॉडिफाइड शूट कहा जाता है। तो पुष्प अपने आप में क्या है, एक रूपांतरित प्रेरो है। ये पुष्प की परिभाषा भी होती है, पूछा जाता है ना कि पुष्प क्या है, तो हम सीधा कहते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्रेरो है। तो पुष्प जो है वो रूपांतरित प्रेरो है, तो फिर ये रूपांतरण किसका पाया जाएगा बेटा, प्रेरो का, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरो। अगला देखते हैं, पुष्प के सहायक चक्र है। हम बात करते हैं पुष्प की संरचना की। तो पुष्प की अगर संरचना की बात की जाए तो हम देखते हैं कि पुष्प की संरचना के चार भाग जो पाए जाते हैं, चार भाग पाए जाते हैं। बेसिकली कौन से, पुष्पीय पत्रों के। ये चार भाग होते हैं, वो भी किसके, पुष्पीय पत्रों के चार भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से, नंबर एक सबसे बाहर बाह्य दल पत्र, दूसरे हैं दल पत्र, तीसरे हैं पुंकेसर, चौथे हमारे पास में जो होता है वो होता है स्त्री केसर। बाह्य दल पत्र मिलकर के जिसका निर्माण करते हैं, जिस चक्र यानी कि एक चक्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं बाह्य दल चक्र। दल पत्रों के चक्र को हम कहते हैं दल चक्र। पुंकेसर का जो चक्र जो होता, पुंकेसरों का जो भाग होता मिलकर के जिसका निर्माण, जिस संरचना का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं पुमंग। और इससे बनने वाली संरचना को हम कहते हैं जायंग। तो बेसिकली पुष्प के चार चक्र हैं, बाह्य दल चक्र, पुमंग और जायंग। अब इनमें से अगर देखा जाए तो पुमंग जो होता है वो पुंकेसर से मिलकर बना है, जायंग किससे मिलकर बना है, स्त्री केसर से। और पुमंग यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर ये दोनों पुष्प के नर व मादा जनन अंग है। दोनों नर व मादा जनन अंग है। तो किसी पादप को यदि लैंगिक जनन करना है तो उसको नर और मादा आवश्यक रूप से चाहिए। इन ये दोनों होने चाहिए, ये दोनों होंगे तो लैंगिक जनन होगा, और दोनों नहीं है तो लैंगिक जनन नहीं होगा। इसका मतलब कि ये दोनों मिलकर के पुष्प के कौन से अंग कहलाएंगे, इन दोनों को पुष्प का क्या कहा जाता है, आवश्यक अंग कहा जाता है, या इन दोनों को पुष्प का क्या कहा जाता है, अनिवार्य अंग कहा जाता है। और नर व मादा के बीच में अब हमने कहीं पढ़ा है कि परागण की क्रिया के द्वारा परागकण है स्त्री के सर पे आते हैं, जनन की क्रिया संपन्न होती है। और परागकण जो है वो परागकण स्त्री केसर तक आए तो उनको लाने के लिए किसी न किसी हमें अजैविक या जैविक कारक की आवश्यकता पड़ती है। और पुष्पीय पादपुत में तो अधिकांशतः परागण की क्रिया करवाने के लिए हमें जिस कारक की आवश्यकता होती है, बेसिकली जो कारक चाहिए, कौन से कारक चाहिए, जैविक कारक। और जैविक कारक में कौन, जैसे कि कीट हो सकते हैं, कोई पक्षी हो सकता है, और इनको पुष्पों की ओर आकर्षित करने का काम किसका होता है, दल पत्रों का। साथ में सहायता कौन करता है, बाह्य दल पत्र। तो इस चक्कर में यानी कि इस वजह से हम बाह्य दल पत्र और दल पत्र इन दोनों को पुष्प के हम क्या कहते हैं बेटा, इन्हें हम पुष्प सहायक चक्र, क्योंकि ये लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। लैंगिक जनन संपन्न करवाएंगे पुंकेसर और स्त्री केसर, तो फिर ये आवश्यक या अनिवार्य अंग हो जाते हैं। और इन दोनों के बीच में यानी कि परागण की क्रिया के द्वारा जब जनन करवाया जाता है तो जनन की प्रक्रिया में बाह्य दल चक्र और दल चक्र दोनों सहायता करते हैं। इस वजह से इन दोनों को क्या कहते हैं, सहायक चक्र कहा जाता है। तो पूछा पुष्प के सहायक चक्र कौन से, तो पुष्प के सहायक चक्र होंगे बाह्य दल चक्र और दल चक्र। देखा जाए तो हमारे पास में इस ऑप्शन को देखो, तो हमारे पास में बाह्य दल चक्र और दल चक्र की बात की जाए तो ये हमारे पास में से वाला जो है ये इसका आंसर। हम इसको सही ढूंढते हैं तो उमंग है आवश्यक चक्र है, ये सहायक चक्र है। जायंग आवश्यक है, ये सहायक है। यहाँ ये दोनों सहायक और ये दोनों आवश्यक अंग है। तो फिर हमारे पास जो इसका आंसर जो होगा सहायक चक्र है, उस सहायक चक्र वाला आंसर हो जाएगा दल चक्र व बाह्य दल चक्र। अगले को देखते हैं, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश होता है। एक प्रारूपिक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश, आवर्त बीजी पादपों में अधिकांश पादपों में जब परागकोश को देखा जाता है तो परागकोश की संरचना जब हम देखते हैं, इसका सेक्शन काट के देखते हैं, या हम कहें कि इसका अनुप्रस्थ सेक्शन लेते हैं, तो इसकी संरचना बेसिकली हम ये बनाते हैं, इसकी संरचना बेसिकली हम ये बनाते हैं। अब परागकोश जो होता है ना, इसके पास में एक और ये दो, ये दोनों
पराग कोश की क्या कहलाती है? पाली कहलाती है। तो कितनी पाली हो गई? 2। एक पाली के अंदर 1 और 2 ये दोनों कोष्ठक कहलाते हैं। तो ये प्रत्येक पाली में, यानी कि एक पाली की बात की जाए, एक पाली के अंदर कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। और बात की जाए कि ये जो कोष्ठ जो होते हैं, इन्हीं के अंदर ये जो पाई जाती है, ये जो भाग होते हैं, इन्हें हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। ये जो संरचनाएं हैं, ये लघु बीजाणु प्रकोष्ठ, और ये पूरी संरचना एक जो संरचना है लघु बीजाणुधानी, तो ये हमारे पास में है लघु बीजाणुधानी, अंदर लघु बीजाणु प्रकोष्ठ हो जाएगा। तो इस आधार पे कहा जाए तो इन विशेषताओं के आधार पे एक जो आवर्त बीजी पादपों का जो परागकोश होता है, उस परागकोश के लिए क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कि यह बेसिकली कि यह द्विपालित होता है। फिर एक पाली में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, तो फिर कहा जाता है कि यह द्विकोष्ठी होता है। और एक परागकोश के अंदर, एक परागकोश के अंदर अगर हम देखें तो 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं, तो फिर हम इसे कहते हैं चतुष्क, चतुष्क लघु बीजाणुधानिक। यानी कि एक प्रारूपिक आवर्त बीजी पादपों का जो परागकोश होता है, उसे किससे जाना जाता है? द्विपालित, द्विकोष्ठी या चतुष्क लघु बीजाणुधानी परागकोश कहा जाता है। 2 पाली है इसलिए द्विपालित परागकोश होता है। 2 कोष्ठ, एक पाली में 2 कोष्ठ पाई जाते हैं, इसलिए द्विकोष्ठी कहलाता है। और इस परागकोश में टोटल 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, इस वजह से चतुष्क लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। तो इस आधार पर ये इसकी विशेषताएं हैं। तो इस आधार पर देखें तो एक प्रारूपिक आवर्त बीजी जो परागकोश होता है, उसकी विशेषता क्या है कि द्विपालित और द्विकोष्ठी होता है। तो हम ढूंढ लेते हैं द्विपालित द्विकोष्ठी, और ये हमारे पास इसका जाएगा द्विपालित द्विकोष्ठी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमने कहा कि द्विपालित एक कोष्ठ की नहीं 2 पालियां पाई जाती हैं। कोष्ठ कितना? 2, यहाँ तो एक ही लिखा है। या एक पाली नहीं 2 पालियां पाई जाती हैं। एक पाली एक कोष्ठ नहीं, 2 पाली 2 कोष्ठ पाई जाती है। फिर जवाब हमारा कौन हो जाएगा? वह वाला जवाब हो जाता है। अगले की बात करते हैं। अधिकांश पादपों में लघु बीजाणुधानी के आधार पर, लघु बीजाणुधानी की संख्या के आधार पर, लघु बीजाणुधानी की संख्या के आधार पर, बीजाणुधानी की संख्या के आधार पर परागकोश होता है। अभी हमने डिस्कस किया है कि एक प्रारूपिक जो परागकोश होता है उसमें 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, और 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाने की वजह से इसे क्या कहते हैं? चतुष्क लघु बीजाणुधानी परागकोश कहा जाता है। से चतुष्क लघु बीजाणुधानिक परागकोश कहा जाता है। फिर इस आधार पे पीछे जो डिस्कस किया था उसी से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो अधिकांश पादपों में, या मैं कहूं कि प्रारूपिक आवृत बीजी पादपों में लघु बीजाणुधानी की संख्या के आधार पर परागकोश कैसा हो जाएगा? चतुष्क लघु बीजाणुधानिक, यानी कि जिसमें एक ही परागकोश में 4 क्या पाई जाती हैं? लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। इस वजह से क्या हो जाएगा? चतुष्क लघु बीजाणुधानिक प्रकार का हो जाता है। आंसर सीधा ही आ जाएगा पीछे जो डिस्कस किया उसके आधार पर। अगली बात करते हैं। इनमें से लघु बीजाणुधानिक भित्ति परत नहीं है। लघु बीजाणुधानिक भित्ति परत नहीं है। इसकी हम संरचना देख लेते एक बार, मैं बना ही देता हूं। देखो बेटा, लघु बीजाणुधानी है। इस लघु बीजाणुधानी की जो भित्ति है उसमें बेसिकली 4 परतें पाई जाती है। 4 प्रकार की परतें होती है। सबसे बाहर की जो परत पाई जाती है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, यानी कि जिसे हम कहते हैं बाह्य त्वचा। फिर इसके नीचे जो दूसरी परत पाई जाती है, के नीचे कोशिकाओं की जो दूसरी परत पाई जाती है, यहाँ गैप बन रहा है भाई, इनके बीच में परतों के बीच में गैप बन रहा है, इसको थोड़ा नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ बोर्ड पे ऐसा ही बनेगा। दूसरी जो परत होती है हमारे पास में, ये होती है एंडोथीशियम। कौन सी परत है ये होती बेटा एंडोथीशियम, जिसे हम कहते हैं अंतःथीशियम परत भी कहते हैं इसे अंतःथीशियम परत भी कहते हैं। उसके बाद में इसमें आती है अगली जो परतें आती हैं, उन परतों में कोशिकाएं जो होती हैं अल्पजीवी होती हैं, छोटे आकार की होती हैं, और इसमें एक समान कोशिकाएं जो होती हैं वो 2 से ज्यादा स्तरों में पाई जाती हैं 2 से ज्यादा स्तरों में पाई जाती है। और 2 से ज्यादा स्तरों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, ये जिन परतों का निर्माण करती हैं, इन परतों को हम बेसिकली क्या कहते हैं? इन्हें हम मध्य परतें कहते हैं। मध्य परतों की संख्या 2 से अधिक पाई जाती है, और बेसिकली
इनकी संख्या लगभग 2 से 5 होती है, 2 से 5 देखने को मिलती है। और सबसे अंदर जो पाई जाएगी, सबसे अंदर की जो परत पाई जाती है लघु बीजाणुधानी भित्ति में, वो सबसे अंदर की जो परत है, इस परत का नाम होता है टैपेटम। परत का नाम क्या होता है? टैपेटम। अब एक बार इनको देख भी लेते हैं। एपिडर्मिस परत सबसे भारी परत है, उसके नीचे एंडोथीशियम अंतस्थीशियम परत पाई जाती है, उसके नीचे मध्य परतें पाई जाती है। मध्य परतों की संख्या 2 से 5 पाई जाती है, और सबसे अंदर की जो परत पाई जाएगी उसका नाम होगा टैपेटम। और टैपेटम परत की विशेषता यह है कि इसका जो जीव द्रव्य होता है वो सघन पाया जाता है। इसका जो जीव द्रव्य होता है वो काफी सघन होता है। और जीव द्रव्य काफी सघन ही नहीं होता है, इन कोशिकाओं की विशेषता यह भी है कि इन कोशिकाओं के अंदर केंद्रकों की संख्या बेसिकली 2 से ज्यादा पाई जाएगी। मीन कम से कम 2 तो पाई पाई जाएगी, 2 से ज्यादा होती है। और 2 से ज्यादा जब कोशिकाएं होती हैं, फिर इन्हें हम कहते हैं बहु केंद्र की कोशिका, जिन्हें कहा जाता है सीनोसाइट। इन्हें कहा जाता है सीनोसाइट। ये इनकी विशेषताएं। अब इनकी यहीं पे मैं काम, इनके जो कार्य है उनकी बात कर लेता हूँ। यहाँ एपिडर्मिस परत जो होती है, ये बेसिकली सुरक्षा करने का काम करती है। ये सुरक्षा करने का काम करती है। एंडोथीशियम परत है, वो इस लघु बीजाणुधानी भित्ति को प्रस्फुटन में सहायता करती है। मीन जब लघु बीजाणुधानी जब परिपक्व हो जाती है तो फिर इसका प्रस्फुटन होता है, ये फटती है, तो ये इसमें प्रस्फुटन में सहायता करती है। मध्य परतें जो होती हैं, मध्य परतें अल्पजीवी प्रकार की होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी ये कहती है कि लघु बीजाणुधानी भित्ति में बाहर की ओर पाई जाने वाली 3 परतें, बाहर की ओर पाई जाने वाली 3 जो परतें हैं, बाहरी 3 परतें कौन कौन सी हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मध्य परतें। इन तीनों परतों का काम होता है लघु बीजाणुधानी क्या करना? सुरक्षा करना। ये तीनों लघु बीजाणुधानी भित्ति की सुरक्षा करने का कार्य करती है। सीधी सी भाषा में लिखा एक लाइन लिखी है कि ये तीनों परतें मिलकर के लघु बीजाणुधानी भित्ति की सुरक्षा करती हैं। उसके अकॉर्डिंग अपने को मान के भी चलना चाहिए। और लिखा कि चौथी जो परत है, सबसे अंदर की जो परत है, आंतरिक परत है, वो लघु बीजाणुओं को क्या प्रदान करती है? वो कोशिकाएं लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। फिर इस वजह से हम टैपेटम परत को बेसिकली हम पोषक परत भी कहते हैं। ये क्या कहा जाता है? इसे पोषक परत भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे। प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी भित्ति परत नहीं है। अब हमने कहा कि 4 परतें हैं लघु बीजाणु, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मध्य परतें और सबसे अंदर टैपेटम। पर देख लेते हैं। एंडोथीशियम लघु बीजाणुधानी की भित्ति है, मध्य परतें ये भी है, एंडोडर्मिस ये नहीं है, टैपेटम ये भी है। और एंडोडर्मिस जो होते हैं ना भाई, एंडोडर्मिस हमें रूट में मिलेगी और किस में मिलती है? स्टेम के अंदर देखने को मिलती है। कोर्टेक्स का पलकुट का जो तीसरा भाग होता है, तो सबसे अंदर जो होता है, जिसे अंतःवल्कुट भी कहा जाता है, एंडोकोर्टेक्स भी कहा जाता है। और इंटरनल जो कोर्टेक्स होता है उसे हम एंडोडर्मिस भी कहते हैं। पेरीसाइकिल के बाहर और कोर्टेक्स अंदर पाई जाती है। तो ये एंडोडर्मिस जो परत है, ये हमें बेसिकली रूट और स्टेम में देखने को मिलती है। ये परत लघु बीजाणुधानी भित्ति की परत नहीं होगी। तो 3 परतें हैं, ये इसका आंसर, तीनों तो पाई जाएंगी और ये इसका आंसर हो जाए। अगले की बात करते हैं। टैपेटम परत से संबंधित सही कथन। जिस टैपेटम परत की हम बात कर रहे हैं, इससे संबंधित सही कथन है। तो उसी हमने कहा कि ये टैपेटम परत है, ये नंबर 4 की परत है। ये कौन सी परत है? ये नंबर 4 की परत है। मीन सबसे भीतरी परत है। सीधी भाषा में कहे तो सबसे अंदर की परत है। अगली बात, ये बहुकेंद्र की होती है, जिसे कोशिकाएं हैं जिनको सीनोसाइट कहा जाता है। और ये परत पोषक परत होती है। और ये पोषक परत ही नहीं होती है, इसका 2 काम होता है। मतलब कि ये पोषण प्रदान करने के साथ साथ ये एंजाइम्स का स्त्रावण भी करती है। मीन ये एंजाइम स्रावी परत भी होती है। ये सारी विशेषताएं किसकी होती है? टैपेटम परत की। एक बार देख लेते हैं इस आधार पे क्या है कि टैपेटम परत से संबंधित सही कथन है। अपने को इससे संबंधित सही कथनों को देखना है, कौन कौन से स्टेटमेंट है वो राइट है। पहला है लघु बीजाणुधानी भित्ति की सबसे आंतरिक परत है, सबसे आंतरिक परत, ये स्टेटमेंट सही है। नंबर 2, इसकी कोशिकाएं बहुकेंद्र की होती हैं, सघन जीव द्रव्य होती हैं। मैं डिस्कस कर चुका हूं कि बहुकेंद्र की भी होती है और सघन जीव द्रव्य होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। यह परागकणों को पोषण प्रदान करती है, ये भी सही है। और अंत में है लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करती है। मैंने अभी डिस्कस किया कि एनसीईआरटी केवल कितनी परतों को? 3 परतों को, सबसे बाहर की 3 परतें होती है, सुरक्षात्मक परत के रूप में मानती है। एपिटम परत को सुरक्षात्मक परत नहीं मानते हैं, नहीं लिखा है साफ साफ भाषा में लिखा। तो इसे हम क्या कहेंगे कि इसका काम लघु बीजाणुधानी भित्ति को सुरक्षा प्रदान करना नहीं होता है।
चौथी परत है, सबसे अंदर है, भित्ति बना रहे तो सुरक्षा तो करेगी, लेकिन बात करें लॉजिकली तो ये इसको हम सुरक्षात्मक परत के रूप में काउंट नहीं करते हैं। तो इस आधार पे के तो लघु बीजाणुधानी भित्ति को सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। तो इसके 3 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। का जवाब हमारे पास हो जाएगा ए वाला, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला हमारे पास में, लघु बीजाणु जनन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए एवं गलत कथन चुनिए। अब हम बात करते हैं लघु बीजाणु जनन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए एवं गलत कथन को चुनिए। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है, कहां होता है, किस तरीके से होता है, देख लेते एक बार। ये रहा हमारे पास में लघु बीजाणुधानी। ये कहा कि अभी मैंने कहा था कि ये लघु बीजाणुधानी भित्ति है, इसकी संरचना अभी हमने बनाई थी पीछे। ये बात कर लेते हैं इस वाले की, इस एक भाग की बात करते हैं। इसी को मैं आगे केवल आउटलाइन से ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये हमारे पास में ये है लघु बीजाणुधानी भित्ति। ये क्या है, लघु बीजाणुधानी भित्ति। और लघु बीजाणुधानी भित्ति के अंदर की ओर यहां इस जगह पे प्रारंभिक अवस्था में जब ये परागकोश या लघु बीजाणुधानी जब अपनी अपरिपक्व अवस्था में होती है, तो उस दौरान इसके अंदर एक समांगी ऊतक भरा रहता है। कोशिकाओं से, यानी कि समान प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ एक ऊतक भरा होता है, समांगी ऊतक होता है। इस समांगी ऊतक का नाम होता है लघु बीजाणु जन ऊतक। इसको याद रखेंगे। ये क्या है, लघु बीजाणु जन ऊतक है। लघु बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं, पोषण ग्रहण करती हैं, अपने आकार में वृद्धि करती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी, पृथक हो जाती हैं। और सारी कोशिकाएं अलग अलग होकर के, पृथक पृथक होकर के एक दूसरे से भिन्न होकर कार्य करती हैं। और यहाँ जितनी कोशिकाएं जो अलग होंगी, इस ऊतक की जब कोशिकाएं अलग हो जाती हैं, तो प्रत्येक कोशिका को अब हम कहते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। यानी कि वो कोशिका जो लघु बीजाणु की मातृ कोशिका की तरह काम करेगी, लघु बीजाणु को जन्म देगी। और बात की जाए तो लघु बीजाणु जन ऊतक, ये द्विगुणित कोशिकाएं, ये भी द्विगुणित कोशिकाएं। और लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है, इसका काम होता है अर्धसूत्री विभाजन करना। ये करती है कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण करना, लघु बीजाणु का निर्माण करना, लघु बीजाणु बनाना। लेकिन जब एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, तो इसे एक बार फिर से देख, वो क्लियर हो गया। क्या था, मैंने कहा कि सबसे पहले पाया जाएगा लघु बीजाणु धानी के अंदर भरा होता है। मैं वापस से आता हूं, लघु बीजाणु जन ऊतक भरा होता है। लघु बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका जब एक दूसरे से अलग हो जाती है, पोषण ग्रहण कर लेती है, अब वही कोशिका, उस ऊतक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहलाती है। ये कोशिकाएं द्विगुणित हैं, तो ये कोशिकाएं भी कैसी, द्विगुणित। और लघु बीजाणु मातृ कोशिका का काम होता है, मैंने कहा कि का काम होता है अर्धसूत्री विभाजन करना। क्या विभाजन करना, अर्धसूत्री विभाजन करना। और अर्धसूत्री विभाजन करती है, तो ये एक कोशिका है। जब ये एक कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन करती है, तो इस प्रकार से एक कोशिका से कुल 4 कोशिकाएं बनती हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। और ये जो चारों कोशिकाएं बनेंगी, ये जो चारों कोशिकाएं हैं, अगर इन चारों कोशिकाओं की गुणिता की बात की जाए, तो ये सारी की सारी कोशिकाएं अगुणित होती हैं। कि भाई इसका निर्माण ही किससे हो रहा है, इसका निर्माण हुआ है ये सारी कोशिकाएं जो है ये अगुणित होती हैं। ऐसी होती है अगुणित, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन से हो रहा है। और अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, चारों एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। और ये चारों कोशिकाएं जो हैं, जो चारों अगुणित कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, ये भाई ये चारों कोशिकाएं क्या हैं, लघु बीजाणु हैं। ये लघु बीजाणु कोशिका, लेकिन ये लघु बीजाणु कोशिकाएं चारों की चारों एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। और जब चारों कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती प्रारंभिक अवस्था में, तो इन चारों लघु बीजाणु कोशिकाओं के समूह को हम लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसे लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है, माइक्रो स्पोर टेट्राड कहा जाता है, लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। अब लघु बीजाणु चतुष्क की प्रत्येक कोशिका एक दूसरे से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय प्रकार की संरचना बनाती है।
संरचना में अलग होती है, तो ये जो एक कोशिका जो अलग होके आती है, अगुणित कोशिका जो अलग होके आती है, इसका नाम होता है, अब इसे कहते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु चतुष्क की जब कोशिकाएं अलग होंगी तो एक एक लघु बीजाणु अलग होगा। और लघु बीजाणु जब है, अब ये आगे जाके ना यही संरचना आगे किसका निर्माण करके देगी हमें, परागकण का निर्माण करके देती है। तो जब लघु बीजाणु में अंकुरण होगा तो फिर परागकण का निर्माण होगा, मेन नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। तो ये हमारे पास वापस से देखें, लघु बीजाणु जन ऊतक से द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनाती है, अर्धसूत्री भाजन होता है इनमें, इनसे अगुणित कोशिकाएं बनती है, बनने वाली चारों एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। चारों कोशिकाओं के समूह को लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। और जब इसकी कोशिकाएं अलग हो जाती हैं तो फिर इसे लघु बीजाणु अलग होंगे, निकलेंगे, और लघु बीजाणुओं के अंकुरण से आगे जाके किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। तो इस आधार पर हम देखें तो एक बार वापस से आते हैं, लघु बीजाणु जनन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चुनाव कीजिए। कौन सा कथन गलत होगा एक बार देख लेते हैं। इसमें लघु बीजाणु जन ऊतक कोशिका, लघु बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाएं भाग लेती। अभी मैंने कहा कि लघु बीजाणु जनन की घटना में, लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया में लघु बीजाणु जन ऊतक भाग लेता है, इसकी कोशिकाएं भाग लेती हैं, ये स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा है, यह समसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क बनाती है। नहीं भाई, अभी मैंने कहा कि ये समसूत्री विभाजन के द्वारा नहीं, कौन सा विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। विभाजन कर दिए अर्धसूत्री, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फिलहाल के लिए गलत रहेगा। अगला देखें, यह प्रक्रिया लघु बीजाणु धानी में संपन्न होती है। यह भी कहा कि लघु बीजाणु जन ऊतक होता है, ये लघु बीजाणु धानी के अंदर उपस्थित होता है, तो फिर लघु बीजाणु जन की प्रक्रिया, जनन की प्रक्रिया वो भी लघु बीजाणु धानी में संपन्न होगी। ये स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले गलत कथन आ गया, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अगला देखते, तो हमने डिस्कस किया, शायद इससे संबंधित क्वेश्चन और भी होंगे आगे, तो एक बार देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग एंजाइम क्रिया के लिए प्रतिरोधी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग एंजाइम क्रिया के लिए प्रतिरोधी होता है। अभी हमारे पास में यानी कि क्या दिया, परागकण का बाह्य चोल, पत्ती का क्यूटिकल, कोर्क, कास्ट रेशा, इनमें से कौन सा एक जो भाग है वो एंजाइम की क्रिया के लिए क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। मीन जिसके ऊपर एंजाइम क्रिया नहीं हो सकती, एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं हो सकती। इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए वापस आते हैं एक बार। मैंने क्या कहा, लघु बीजाणु से किसका निर्माण होता है, परागकण का। और लघु बीजाणु से परागकण का निर्माण कहां हो रहा है, पर ये भी देख लेते हैं। इसका निर्माण यहां होता है, इस जगह पे होता है, इस जगह पे। और इस जगह पे कौन काम कर रहा है, इस जगह पे कौन है, यहां अगर लघु बीजाणु बने हैं, इस जगह बीजाणु धानी भित्ति, बीजाणु धानी में पोस्ट में अगर यहाँ लघु बीजाणु बन रहे हैं, तो लघु बीजाणु किसके नजदीक बन रहे हैं, टेपिटम परत के। और टेपिटम परत है ना, ये टेपिटम परत एक रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करती है। टेपिटम परत एंजाइम का ही नहीं, एक रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण भी करती है। और रासायनिक पदार्थ वो वसीय प्रकृति का होता है, मीन जिसकी जो नेचर वो वसीय प्रकृति होती है वो। और वसीय प्रकृति का वो जो रासायनिक पदार्थ है, उस रासायनिक पदार्थ का नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम इसका, स्पोरोपोलेनिन। और वसीय प्रकृति का स्पोरोपोलिन जो पदार्थ है, ये टेपिटम परत इसको स्त्रावित करती है। तब ये स्त्रावित होता है तो ये जो स्पोरोपोलिनिन है, ये आके जमा होता है इस परागकण के चारों ओर, लघु बीजाणु की चारों ओर। मैं इसको अगली वाली स्लाइड पे दिखाने की कोशिश करता हूं। ये रहा, ये जब चतुष्फलकीय प्रकार का लघु बीजाणु जब परागकण बना रहा होता है, तो परागकण की संरचना बेसिकली गोलाकार बनती है। और इसके चारों ओर, इस लघु बीजाणु या परागकण के चारों ओर एक रासायनिक पदार्थ का जमा होता है। और वो जो रासायनिक पदार्थ, वो टेपिटम परत के द्वारा स्रावित किया जाता है। और टेपिटम परत से स्रावित होने वाला जो रासायनिक पदार्थ है, वो इस लघु बीजाणु के चारों ओर जमता है। और जमने वाले रासायनिक पदार्थ का नाम है स्पोरोपोलेनिन। का नाम क्या है, स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलिन नाम का जो रासायनिक पदार्थ है, तो ये रासायनिक पदार्थ जो होता है, ये निर्मित करके देता है परागकण की बाह्य चोल, या जिसे हम कह सकते हैं बाह्य भित्ति। तो परागकण की बाह्य भित्ति का निर्माण स्पोरोपोलिन से होता है। ये इसके बाहर पाई जाएगी, ये अगुणी संरचना है, तो ये इसमें जीव द्रव्य दिखाते हैं। और स्पोरोपोलिन की जो विशेषता ना वो सुनो। सबसे पहले तो ये बनाती है बाह्य भित्ति, और बाह्य भित्ति को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एक्साइन परत कहते हैं। और स्पोरोपोलिन की विशेषता ये है कि भाई इसके ऊपर एंजाइम का, आपका
क्षार का, अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है। इन चारों प्रकार के घटकों से ये प्रतिरोधी यानी कि ये प्रतिरोधी होती है, इनका प्रतिरोध करती है। तो ना इस पे तापमान का प्रभाव पड़ता है, ना एसिड का, ना बेस का, और ना ही यहाँ पर इनके एंजाइम का प्रभाव पड़ता है। तो मीन एंजाइम की क्रिया इस स्पोरोपोलिन पे होती नहीं है। और जब परागकण के चारों ओर पाई जाने वाली एक्साइन परत जो स्पोरोपोलिन से बनी है, जब स्पोरोपोलिन पे एंजाइम का प्रभाव नहीं होता है, ताप का, अम्ल का, क्षार का प्रभाव नहीं होता है, ये प्रतिरोधी होता है। तो इस कारण से जो परागकण जो होते ना भाई, ये लंबे समय तक है ना प्रकृति में, ये लंबे समय तक प्रकृति में रह सकते हैं। और ये पराग कणों को क्या बनाने में मदद करते हैं, जीवाश्म। और परागकण आसानी से बहुत लंबे समय तक अपने आप को सुरक्षित रखते हैं इसकी सहायता से, स्पोरोपोलिन की सहायता। और हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम की क्रिया से प्रतिरोधी होगा वो कौन होगा, वो परागकण की क्या होगा, सबसे बाहर की भित्ति होगी, जिसे बाह्य भित्ति कहते हैं, या जिसे एक्सान कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, या जिसे क्या कहा जाता है, बाह्य चोल भी कहा जाता है। तो में हमारा आंसर कौन सा होगा फिर, परागकण का बाह्य चोल। वैसे भी हम पुष्पों से संबंधित संरचना पढ़ रहे हैं, आवर्तबीजी पादपों की पुष्पीय संरचना पढ़ रहे हैं, परागकण से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो फिर यहाँ हमारे पास में परागकण जो है इसके बाह्य चोल की बात करें, क्योंकि ये संरचना तो वैसे भी अलग ही हो जाती है। थोड़ा दिमाग लगा के हम इस बात को वैसे भी निकाल, पत्ती की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोरक है, कास्ट है, परागकण है, तो इसका हिस्सा है। तो परागकण पढ़ रहे, तो परागकण का बाह्य चोल है वो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, एंजाइम क्रिया से क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। और ये पिछले किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, पीछे किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसको यहाँ रखा है, कौन से में था वो, इसमें नोट डाउन किया नहीं, किस एग्जाम में पूछा। आगे बढ़ते हैं। एक प्रारूपिक आवर्त बीजी पौधे में 4 पुष्प हैं। सवाल को समझना, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी पौधे में कितने पुष्प हैं, 10 पुष्प। यानी कि मैं लिख लेता हूं एक बार, पुष्पों की संख्या कितनी है, 10। जहां प्रत्येक पुष्प में 10 पुंकेसर उपस्थित हैं, फिर हम कह सकते हैं कि उस पादप के ऊपर अगर 10 पुष्प हैं और प्रत्येक में 10 पुंकेसर है, फिर हम कह सकते हैं कि उस पादप के अंदर टोटल टोटल कितने पुंकेसर हैं, तो पुंकेसर है। 10 पुष्प हैं, प्रत्येक पुष्प के अंदर 10 पुंकेसर उपस्थित हैं, तो फिर हम सीधा कह सकते हैं कि उस पादप में टोटल कितने पुंकेसर देखने को मिलेंगे अपने को, पुंकेसर का टोटल नंबर जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, यदि प्रत्येक पुंकेसर की एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, प्रत्येक पुंकेसर की एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम में यानी कि लघु बीजाणुधानी में 30 माइक्रोस्पोर मदर कोशिकाएं, यानी कि जिनको मैं कह सकता हूं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मातृ कोशिका 30 है। माइक्रोस्पोरेंजियम की माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लेकिन हमने कहा था कि जहां एक कोशिका से कितने 4 लघु बीजाणु बनते हैं, एक कोशिका से कितने बनेंगे, एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। बात करते हैं तो यानी कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहा है, उसमें कितने हैं, 30 माइक्रोस्पोर मातृ कोशिकाएं। तब इन पौधों से कितने परागकण उत्पन्न होंगे, ये जो पौधा है, इस पौधे से ये जो पुंकेसर है, जो टोटल पुंकेसर है इस पादप से, इस पौधे से कितने परागकण उत्पन्न होंगे, तो अपने को टोटल परागकण निकाल समझते जाना। हम बात करते हैं, देखो एक बार, हमारे पास में टोटल 10 पादप हैं, प्रत्येक पादप में 10 पुंकेसर हैं। मैं कह सकता हूँ कि टोटल हमारे पास कितने पुंकेसर हो गए बेटा, 2 पुंकेसर। तो समझ में आता है कितने पुंकेसर हो गए, ये हमारे पास में पुंकेसर। अब अगली बात समझना, मैंने कहा एक प्रारूपिक पुंकेसर के अंदर, एक प्रारूपिक पुंकेसर के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, नहीं पाई जाती, 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाने का मतलब कि टोटल 10 पुष्पों के अंदर हमें, टोटल 10 पुष्पों के अंदर हमें कितने हो जाएंगे बेटा, 100 पुंकेसर। एक में अगर 4 पाई जाती है तो 100 में कितनी हो जाएंगी, 400 लघु बीजाणुधानी हो जाती है, नहीं हो जाएंगी, 400 लघु बीजाणुधानी हो जाती है, 4 लघु बीजाणुधानी हमारे पास में टोटल कितनी हो जाएंगी, 400 लघु बीजाणुधानी। अब ये कह रहा है कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अगर हमारे पास में 400 लघु बीजाणुधानी है और एक लघु बीजाणुधानी के अंदर अगर 30 लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो टोटल हमारे पास में लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 × 3 = 12 बेटा,
12,000 कोशिकाएं। इतनी कोशिकाएं हो जाएंगी तो हमारे पास टोटल 12,000 कोशिकाएं। 400 को 30 से गुणा करके चलेंगे, 4 3 12, 12,000 कोशिकाएं हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास में टोटल 12,000 कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और अभी मैंने कहा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मातृ कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4 बनेंगे। और 4 लघु बीजाणु बनेंगे तो हम सीधा कह सकते हैं कि 12,000 कोशिकाओं से अगर 1 से 4 बनते हैं तो कितने बनेंगे? 12 चौक 48,000 क्या बनेंगे? लघु बीजाणु। अभी हम परागकण पे नहीं पहुंचे हैं, अब पहुंचेंगे। और हमने कहा कि लघु बीजाणु है वही आगे जाके किसका निर्माण करते हैं? परागकण का। भाई टोटल हमारे पास में कितने? 48,000 क्या बन जाएंगे? परागकण बन जाएंगे। 48,000 परागकण बनेंगे। इस पौधे से कितने परागकण प्राप्त होंगे? तो 48,000। एक बार वापस देख लो, मैंने कहा कि हमारे पास में टोटल 10 पादप है, सॉरी 10 पुष्प है। एक पादप पे 10 पुष्प है, प्रत्येक में 10 पुंकेसर है, तो टोटल हमारे पास 100 पुंकेसर हो गए। हमने कहा कि एक पुंकेसर में 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती, टोटल 400 लघु बीजाणु धानी होगी। एक लघु बीजाणु में 30 पराग यानी कि 30 लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बता रहा है, तो टोटल हमारे पास कितनी होगी? 12,000 कोशिकाएं हो जाती हैं। और 12,000 कोशिकाएं हैं तो 1 से 4 बनते हैं तो कितनी हो जाएंगी? 48,000 लघु बीजाणु, 48,000 परागकण हो जाएंगे हमारे पास। अगले बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि पौधे यानी कि एक पौधा जो है वो कौन सी अवस्था में पाया जा रहा है? द्विगुणित अवस्था में, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 28 है। ये परागकण के परागकण को संवर्धन माध्यम में वृद्धि करने पर कैलस प्राप्त होता है। तो कैलस की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? सिंपल सी बात है, एक बार देख लेते हैं। जो अभी पीछे पड़ा था उसी पे आ जाते हैं। देख लो एक बार। अभी मैंने कहा कि एक पादप के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, यानी कि कोशिकाएं वो कैसी हैं बेटा? 2n, और 2n बराबर कितना है? 28। फिर मैं कह सकता हूं कि परागकण को संवर्धन करने पर, तो ये कहना चाह रहा है कि मुझे तो ये बता दो, देखो तो ये बता दो कि परागकण जो है, इस परागकण में जो परागकण जो है इसकी गुणिता क्या होगी? अभी तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी पादप में द्विगुणित कोशिकाएं हैं और जब वो परागकण का निर्माण करेंगे, लघु बीजाणु का निर्माण करेंगे, तो अर्धसूत्री भाजन करेंगे। और अर्धसूत्री भाजन में क्या बनता है? अर्धसूत्री भाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या भी हो जाती है। सीधी सी बात है कि जहां 28 कोशिकाएं पाई जाएंगी तो फिर उनके सॉरी 2n बराबर 28 यानी गुणसूत्रों की संख्या 28 होगी। तो फिर परागकण जो है वो परागकण पहले से कौन सी अवस्था में होता है? अगुणित में। अगर 2n बराबर हमारे पास में कितना है? 28 है, सीधी सी बात है, n बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? तो देख, और यदि इस परागकण का क्या किया जाए? इस परागकण का हम करते हैं संवर्धन। और संवर्धन करेगा तो ये विभाजन करेगा समसूत्री। संवर्धन माध्यम में जब इसका संवर्धन करेंगे तो विभाजन कौन सा करेगा? समसूत्री। और समसूत्री विभाजन करने से, संवर्धन करने से परागकण का समसूत्री विभाजन करेगा तो ये हमें बना के देगा कैलस। सीधी सी बात है भाई, परागकण अगर अगुणित है, 14 गुणसूत्रों की संख्या लेके चल रहा है, संवर्धन करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा, कैलस बनेगा, तो कैलस की जितनी भी कोशिकाएं होंगी उन सब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाएगी? 14 होगी। कैलस की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? आगे बढ़ दें। अगला प्रश्न है, परागकण परागकोश के किस भाग में विकसित होते हैं? किस भाग से विकसित होते हैं? किस भाग से विकसित होते हैं? पीछे हमने विद डायग्राम पढ़ा, हमने डायग्राम से मैंने समझा। मैंने कहा था परागकोश है, परागकोश के अंदर वो लघु बीजाणु धानी होती है। लघु बीजाणु धानी दो भागों से मिलकर बनी होगी, लघु बीजाणु धानी भित्ति, और उसके अंदर पाया जाएगा लघु बीजाणु जन ऊतक। और लघु बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाएं लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं की तरह काम करती, और लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनाएंगी। क्या पूछ रहा है? और लघु बीजाणु है वही परागकण का निर्माण करते। फिर परागकोश के किस भाग से? तो परागकोश का हमारे पास जिस भाग से परागकण का निर्माण होता है भाग कौन सा है? स्पोरोजीनस ऊतक, यानी कि जिसे हम क्या करें, जिसे हिंदी में कहें तो इसे कहा जाता है लघु बीजाणु जन ऊतक। और लघु बीजाणु जन ऊतक जो है वो किसका भाग है? परागकोश। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टेपिटम। ना तो एपिडर्मिस भाग लेती है, ना एंडोथीशियम, ना टेपिटम। जो भाग लेगा स्पोरोजीनस ऊतक होता है। ये तीनों तो लघु बीजाणु धानी भित्ति की परतें हैं, ये काम नहीं करती, यानी कि लघु बीजाणु नहीं बना के देंगे। लघु बीजाणु जन ऊतक है वही हमें क्या बना के देगा? परागकण या लघु बीजाणु बना। अगला है स्पोरोपोलिन रासायनिक रूप से होता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा कर चुका हूँ। तो मैंने कहा टेपिटम से स्रावित होने वाला पदार्थ है, इसके ऊपर किसी प्रकार से टेम्परेचर है, अम्ल है, क्षार है,
या हम कहें कि एंजाइम में इसका प्रभाव होता नहीं है, और ये बेसिकली वसीय पदार्थ से मिलकर बना होता है, यानी कि वसीय प्रकृति का होता है, तो इसका जवाब ये हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्कस हम कर चुके, पहले कर चुके, ज्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं है, वसीय पदार्थ के रूप में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कैलोस भित्ति द्वारा घिरा होता है? निम्न में से कौन एक कैलोस भित्ति द्वारा घिरा होता है? इस पे आते हैं। हमने कहा था कि ये संरचना पढ़ी थी हमने कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका की अर्धसूत्री विभाजन करने से कुल कुल चार लघु बीजाणु बनते हैं। चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और चारों लघु बीजाणु, कोशिका विभाजन जब हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो उस समय एक कोशिका से चार लघु बीजाणु बने, तो चारों लघु बीजाणु बनने के साथ ही अलग हो जाने चाहिए थे, और चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग नहीं होते, बनने के साथ ही अलग नहीं होते। उसके पीछे का रीजन ये है, इन चारों लघु बीजाणुओं की जो कोशिका भित्ति थी, उसको ये चारों ओर एक पदार्थ का जमाव पाया गया था। जमाव पहले से नहीं, पहले से एक पदार्थ जमा था, उस पदार्थ का नाम था कैलोस। और जब तक ये कैलोस पदार्थ का विघटन नहीं होगा, तब तक ये चारों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो यानी कि कैलोस भित्ति के द्वारा घिरा होता है। तो कैलोस भित्ति के द्वारा कौन घिरा होगा? ये लघु बीजाणु चतुष्क नाम की संरचना, ये कैलोस भित्ति से, यानी कैलोस के आवरण से, कैलोस भित्ति से घिरा होता है। और ये चारों लघु बीजाणु तब अलग होंगे जब कैलोस पदार्थ का क्या कर दिया जाए? अपघटन। इसका विघटन करेंगे, तो विघटन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? कैलेज। सवाल ये है ये कैलेज एंजाइम आएगा कहाँ से? तो मैं यहाँ पे चर्चा भी करके गया था, इस वाले में हम चर्चा करे थे, तो डायग्राम पर देख लेते हैं। हम यहाँ चर्चा करे थे, मैंने कहा था टेपिटम परत होती है, एक एंजाइम का स्त्रावण करती है, और भाई वो एंजाइम जिसका स्त्रावण करती है, उस एंजाइम का नाम ही क्या है? कैलेज। देखो यहाँ से ये इसके ऊपर मान लेते हैं कि ये लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु चतुर्थ, इस पर कैलोस पदार्थ का जमा हुए। अगर इसका विघटन करना है, तो विघटन करने के लिए टेपिटम परत कैलेज का स्त्रावण करती है, कैलेज नाम के एंजाइम का स्त्रावण करती है। और कैलेज नाम का एंजाइम का स्त्रावण करने पर ये कैलेज एंजाइम है, ये आता है स्पोरोपोलिन का, सॉरी, कैलेज एंजाइम का क्या करता है? विघटन करता है। और कैलेज एंजाइम का विघटन करने पर ये चारों अलग हो जाते। तो फिर कैलोस भित्ति है वो किससे घिरी होती है? कैलोस भित्ति द्वारा जो घिरा होता है वो कौन होगा? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ये इसका क्या होगा बेटा? आंसर। बढ़ते हैं। अगला, पराग मातृ कोशिका से, पराग मातृ कोशिका से, यानी कि इसे हम कह सकते हैं, ये कह रहा है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्योंकि भाई लघु बीजाणु जो बनेगा, यानी कि जिस कोशिका से लघु बीजाणु बनेगा, तो लघु बीजाणु तो परागकण बनाता है, तो परागकण बनाने वाली कोशिका, लघु बीजाणु बनाने वाली कोशिका, वो पराग मातृ कोशिका भी कहलाती है। कह रहा है कि पराग मातृ कोशिका से नर गैमेटोफाइट के पूर्ण विकास के लिए कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य है? पराग मातृ कोशिका से नर गैमेटोफाइट के पूर्ण विकास के लिए कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य है? यानी कि ये हमारे पास में रही पराग मातृ कोशिका, यहां से पहले क्या बनाएंगे हम? परागकण। पहले क्या बनाएंगे? परागकण। देखो, पराग मातृ कोशिका से पहले बनेंगे परागकण। तो ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका, पराग मातृ कोशिका, पहले ये चार लघु बीजाणु, ये लघु बीजाणु बनाएगी, और बनाते समय कौन सा विभाजन करेगी बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन कितनी बार करेगी? एक बार। इससे क्या बनेंगी? इससे बनेंगे चार लघु बीजाणु। तो ये रहा, एक दूसरे से अलग कर देते, गोलाकार संरचना बना लेते। ये चार लघु बीजाणु हैं, अगुणित लघु बीजाणु। अब लघु बीजाणु का जब अंकुरण होता है, जब लघु बीजाणु का अंकुरण होता है, तो ये हमें बना के देता है नर युग्मकोद्भिद। क्या बनाकर देता है? नर युग्मकोद्भिद। अब इस लघु बीजाणु से, यानी कि इस लघु बीजाणु से, अंकुरण से क्या बनेगा? नर युग्मकोद्भिद। और नर युग्मकोद्भिद है, इसी का नाम तो क्या होता भाई? अनावर्त बीजी पादप। और आवर्त बीजी पादपों में परागकण जो बनता है ना, उसी को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, या नर युग्मकोद्भिद जो बनता है उसी को परागकण कहते हैं। और एक आवर्त बीजी पादपों में एक नर युग्मकोद्भिद या परागकण जो बनने की जो घटना है, ये होती कैसे? एक बार इसको देखते हैं। देखो, ये हमारे पास में था लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु से अपने को बनाना है परागकण। देखो, ये हमारे पास है एक लघु बीजाणु, और इससे क्या बनाना अपने को? परागकण। और लघु बीजाणु से परागकण बनाते समय हमें क्या करना होगा, उस पद को देखते हैं। सबसे पहले लघु बीजाणु है, जब ये परागकण बना, तो लघु बीजाणु सबसे पहले एक समसूत्री विभाजन करेगा। मैंने बोला कौन सा विभाजन करेगा? समसूत्री विभाजन करता है।
और समसूत्री विभाजन होता वो भी कैसा होता बेटा, असमान प्रकार का होता है। और असमान प्रकार के समसूत्री विभाजन में हमारे पास यहाँ दो प्रकार की यानी कि दो कोशिकाएं बनती हैं, एक कोशिका से दो बन जाती हैं। यही लघु बीजाणु दो कोशिका बनाती है, एक कोशिका बड़े आकार की होती है, उसे तो हम कहते हैं इकाई कोशिका, और छोटे आकार की जो कोशिका होती है इसे कहा जाता है जनन कोशिका। अब जनन कोशिका जो होती है, अब इन दोनों में से दो बनी है, एक कायिक दूसरी जनन। अब अगले पद में आता है, अब एक समसूत्री विभाजन और होगा, क्या होगा, एक समसूत्री विभाजन और होता है, और एक समसूत्री विभाजन होगा तो वो जब विभाजन होगा केवल एक होगा। और मजे की बात यह है कि भाई समसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में होगा, इसमें नहीं होगा, केवल जनन कोशिका में होगा। और जब जनन कोशिका में होता है भाई, यहां जनन कोशिका से एक कोशिका से दो बनेंगी, और जो काई कोशिका पहले से थी वो ऐसी की ऐसी रहेगी, यानी कि ये काई कोशिका हमारे पास में रही, काई कोशिका। और ये जो दो कोशिकाएं जो जनन कोशिका से बन के आई है, इन दोनों को हम कहते हैं नर कोशिका। और यही दोनों कोशिकाएं आगे जाकर के आवर्त बीजी पादपों में इसका काम करेंगी, नर युग्मक का। और जब नर युग्मक बन गए तो अब ये पूरी जो संरचना है, अब ये पूरी जो संरचना है, ये पूरी संरचना हमारे पास में कहलाएगी नर युग्मकोद्भिद। और इस संरचना को ही हम क्या कहेंगे, इसे ही परागकण कहते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता बेटा, नर युग्मकोद्भिद। का मतलब ये है कि इस यहां तक पहुंचने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें इस संरचना तक पहुंचने के लिए एक समसूत्री विभाजन, फिर ये दूसरा समसूत्री विभाजन, और इससे पहले हमने जब लघु बीजाणु का निर्माण किया था तो हमें क्या करना पड़ेगा, अर्धसूत्री विभाजन। यानी कि अगर देखा जाए तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से परागकण बनाने के दौरान हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो चाहिएगा अर्धसूत्री विभाजन, क्या चाहिए, एक अर्धसूत्री विभाजन, और इसमें दो चाहिएगी हमें क्या बेटा, समसूत्री विभाजन। और दो समसूत्री विभाजन है, इनका भी अपने को क्रम याद रखना है। पहला कैसा होगा, असमान, और दूसरा जो होता वो क्या होगा, समान प्रकार का विभाजन। पर देख लेते हैं, यहाँ पे पराग मातृ कोशिका यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका से नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट बनने तक के पूर्ण विकास के दौरान इस प्रक्रिया के लिए अनिवार्य क्या होता है, तो मैंने कहा एक अर्धसूत्री विभाजन दो समसूत्री विभाजन होगा। देखो कहां पे है, एक अर्धसूत्री विभाजन और दो समसूत्री विभाजन, तुम्हारा आंसर यही निकल के आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे को देख लो, एक अर्धसूत्री विभाजन एक समसूत्री, नहीं दो चाहिए, दो अर्धसूत्री नहीं एक ही होता है, समसूत्री विभाजन जो दो चाहिए, दो समसूत्री विभाजन नहीं, पहला वाला हो जाएगा एक अर्धसूत्री और दो समसूत्री विभाजन। तो आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 15-15 क्वेश्चन करके ना हम लेसन्स को डिस्कस करते चले। मे बी यानी कि आपके लिए जो जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे, समय भी ज़्यादा नहीं खींचेगा, वीडियो छोटा बनेगा, आप इनको आसानी से पढ़ पाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतने 15 क्वेश्चन जो डिस्कस किए, आगे आने वाली क्लास में उसमें भी लगभग इतने क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करने वाले। ये क्वेश्चन बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपका जो सिलेबस जो है जिसको आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने में मैं भी सहायता कर रहा है। मैं यहाँ पे जो टॉपिक आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये लगभग ये मान के चलिए कि वो लेसन को भी डिस्कस करके चल रहे हैं, संरचनाओं को डिस्कस कर रहे हैं, प्रक्रियाओं को डिस्कस करके चल रहे हैं, और इसके साथ ही हम इन क्वेश्चंस को है हम इसको सोल्व भी करते जाए। तो ये आपके लिए दोनों तरीके से फायदेमंद होगा, क्वेश्चन भी चल रहे हैं और साथ में आपका रिवीजन भी चल रहा है। आप इसको सही तरीके से इसको समझते रहिए, समय समय पे देखते रहिए, और आप प्रैक्टिस कीजिए, अभी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने कहा ना कि आपका नीट का एग्जाम हो चाहे सीयूटी का एग्जाम हो या जेट का एग्जाम हो, अभी उसमें समय है, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करेंगे तो आप बहुत कुछ इकट्ठा कर लेंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर ये जो इस प्रकार की जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू सीरीज है, के लिए मेरे और जो साथी हैं इसी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लेके आते रहेंगे। और मैंने कहा कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन जितने भी है, ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ, ये जो लेसन है कहाँ कहाँ शामिल है, नीट में भी होगा, ये सीयूटी के एग्जाम में भी होगा, और यहाँ तक कि जेट के एग्जाम में भी होना है, जेट के एग्जाम में। और भाई एनसीईआरटी फिर मैं कह सकता हूँ कि ये अगर इस लेसन की बात की जाए तो फर्स्ट ग्रेड वगैरह का जो एग्जाम है ये उनमें भी भाई आएगा। बात है, क्वेश्चन तो यही आना है, एनसीईआरटी से बाहर तो क्या ही आना है। एनसीईआरटी से आएगा तो क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे। आप इनको देखते रहिए, आप इनको समझते रहिए, और क्वेश्चन को समझिए, उसकी प्रकृति समझने की कोशिश, और थोड़ा लॉजिकल समझिए कि आपने पढ़ा है तो उसका रिवीजन किया, रिवीजन करने रिवीजन करके अगर आप रिवीजनरी तरीके से अगर आप इसको करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इतना ही कहूँगा कि आप रहे और यूट्यूब चैनल काम कर रहे हैं, अपना है तो इसको करके रखिए। ये सोचना ही है, जो वीडियो आ रहे हैं तो आगे जो कंटेंट आएगा